Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video lecture of CFEP 1 that is Advanced Accounting and Financial Reporting. आज की वीडियो का एजेंडा हमारे पास दिसंबर विंटर 2021 के टर्म का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है जो कि पर्टेन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 12 दैट इज इनकम टैक्सेस से। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है हमारे पास इनकम टैक्स IAS 12 से रिलेटेड। इसकी वेटेज है अराउंड 20 मार्क्स की। इसे रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल को कहता है ट्रायंगुलम लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020. Following information has been gathered for preparing the disclosures relating to taxation. Profit before tax for the year after making all necessary adjustment was rupees 350 million. 350 million का हमारे पास profit before tax है. Point number 2. Company operates a funded pension plan for its employees. Following relevant information has been extracted from the actuarial report for the year ended 31 December 2020. हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट अवेलेबल है साल के स्टार्ट में 1 जनवरी 2020 31 दिसंबर 2020 पे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है साल के स्टार्ट 1 जनवरी 2020 31 दिसंबर 2020 पे। करंट सर्विस कॉस्ट का नंबर अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन टू द फंड का नंबर अवेलेबल है और पेंशन पेड का नंबर और यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल। कहता है अंडर टैक्स लॉ कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज अलाउड एज एक्सपेंस, यानी कि जिस जगह पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां के टैक्स लॉस के हिसाब से फंड में जितना अमाउंट प्लान एसेट में जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया वो आपको एज ए एक्सपेंस अलाउ हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 3, ऑन 1 जुलाई 2019 हमारा सवाल में जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 2020 है और 1 जुलाई 2019 का मतलब है कि पिछले साल मिड में। ऑन 1 जुलाई 2019 कंपनी ऑब्टेन अ लोन ऑफ $2 million at 1.5% per annum which was entirely used to acquire a license from a multinational company on the same date. The loan was repaid on 30 June 2020. However, interest on loan was to be paid semi-annually. TL estimate the useful life of the license to be indefinite. The exchange rate per USD on various date are as follow. कहता है 1 जुलाई 2019 पे आपने $2 million का एक लोन लिया 1.5% पर एनम के मार्कअप पे, और जिस ये लोन लिया इस लोन से हमने एक लाइसेंस एक्वायर कर लिया। लोन रिपे होना था 1 साल के बाद 30 जून 2020 पे, लेकिन इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली पे होगा, यानी कि हर 6 महीने के बाद पे होगा, और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो इंडेफिनिट है, यानी कि अकाउंट्स में ये अमोटाइज नहीं होगा। फिर हमें इन्होंने डिफरेंट डेट्स पे एक्सचेंज रेट दिया। 1 जुलाई 2019 जब हमने लोन एक्वायर करा, 31 दिसंबर 2019 जब हमने पहला इंटरेस्ट पे किया होगा, और 30 जून 2020 जब हमने सेकंड इंटरेस्ट की पेमेंट और लोन की रिपेमेंट की होगी। अंडर द टैक्स लॉ exchange difference arising on foreign currency loans are to be added to or deducted from the cost of the asset. Amortization on loan is allowed at 10% per annum on written down value. Further, full year tax amortization is allowed in the year of purchase. कहता है टैक्स लॉ के हिसाब से जो फॉरेन करेंसी लोन है ना, फॉरेन करेंसी लोन यानी कि लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर जो एक्सचेंज डिफरेंसेस आता है वो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड या कॉस्ट से डिडक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास गेन आएगा तो हम कॉस्ट से डिडक्ट कर देंगे, अगर हमारे पास एक्सचेंज लॉस आएगा तो हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। टैक्स वालों के हिसाब से अमोर्टाइजेशन 10% WDV बेसिस पे अलाउ होगा, और जिस साल आप एसेट परचेज करोगे उस साल आपको फुल ईयर अमोर्टाइजेशन अलाउ हो रही होगी। पॉइंट नंबर 4, ऑन 1 जनवरी 2020 यानी कि साल के पहले दिन, द कैरिंग वैल्यू एट द टैक्स बेस ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्शन प्लांट वर 150 million and 120 million respectively. Company classified the plant as held for sale on 1st September 2020 when the fair value of the plant and estimated cost of disposal was rupees 140 and 10 million respectively. On 31 December 2020, the fair value of the plant and estimated cost of disposal was 144 million and 9 million respectively. 1 जनवरी 2020 पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक एसेट था जिसकी कैरिंग वैल्यू 150, टैक्स बेस 120 थी। ड्यूरिंग द ईयर साल के दरमियान में 1 सितंबर 2020 पे हमने इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, यानी कि I16 से निकालकर इसे IFRS 5 में ले गए, और जिस वक्त आपने रिक्लासिफिकेशन की उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू थी 140 और कॉस्ट टू सेल था हमारे पास 10 मिलियन। ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2020 पे इसकी फेयर वैल्यू 140 से बढ़कर 144 मिलियन हो गई है, और इसकी जो वैल्यू कॉस्ट टू सेल है वो हमारे पास 9 मिलियन है। कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिटन डाउन वैल्यू एट 12% एंड 20% फॉर अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पसेस रिस्पेक्टिवली। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन 12% WDV मेथड और टैक्स में डेप्रिसिएशन 20% WDV मेथड के तहत चार्ज किया जाएगा। ऑन 1 जुलाई 2019 कंपनी एक्वायर्ड इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 100 मिलियन। पिछले साल के मिड में कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करी 100 मिलियन की। द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज on 31 दिसंबर 2020 and 31 दिसंबर 2019 and 31 दिसंबर 2020 was 115 million and 125 million respectively. The company followed the fair value model for accounting purposes. Tax authorities allowed depreciation at 10% per annum
फर्दर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। कहता है इसके अलावा कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी पिछले साल के मिड में 100 मिलियन, पिछले साल के आखिर में और इस साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू 115 और 125 मिलियन है, और हमने अकाउंट्स में इसे IAS 40 के हिसाब से फेयर वैल्यू मॉडल में रखा है। टैक्स वाले 10% का डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे पर एनम, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा इन द ईयर ऑफ परचेज। पॉइंट नंबर 6, एज ऑन 31 दिसंबर 2020 यानी कि साल के आखिर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑन अदर आइटम्स अमाउंट टू रुपीज 19 मिलियन, 2019 35 मिलियन। साल के शुरू में इन एडजस्टमेंट्स के अलावा जो हमारे पास साल के शुरू में टैक्सेबल डिफरेंस था वो 35 मिलियन था, और साल के आखिर में वो टैक्सेबल डिफरेंस 35 मिलियन से कम होकर 19 मिलियन हो गया। पॉइंट नंबर 7, द टैक्स रेट फॉर द ईयर is 30%, 2019 32%, which was enacted through Finance Act on 15 जनवरी 2020। 15 जनवरी 2020 यानी कि हमारे साल के दरमियान जो टैक्स रेट है वो 32% से कम होकर 30% हो गया है। पिछले साल रेट 32% था, इस साल रेट हमारे पास 30% हो गया है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स ऑन टैक्सेशन एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट फॉर इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। तो एक हमारे पास अच्छा एक तगड़ा सवाल एक IAS 12 के कॉन्सेप्ट के ऊपर, IAS 12 के ऊपर, और इससे रिलेटेड हमारे पास IAS 12 के साथ साथ IAS 19 की एक एडजस्टमेंट है, IAS 21 की एक एडजस्टमेंट है, IAS 40 की एक एडजस्टमेंट है, और IFRS 5 की IAS 16 से IFRS 5 की एक क्लासिफिकेशन है। तो हमारे पास एक अच्छा सवाल है डेफर्ड टैक्स और इसके साथ जो कनेक्टेड स्टैंडर्ड्स है वो इस सवाल में टेस्ट किए गए हैं। पहले सुकून से तसल्ली से एक दफा इस सवाल को अच्छे से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सर सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विंटर 2021 के टाइम का, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ विंटर 2021, और सवाल में हमारे पास सवाल में कंपनी का नाम है हमारे पास ट्रायंगुलम लिमिटेड। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 2020। सबसे पहले हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं। करंट टैक्स से पहले हम टैक्सेबल इनकम की वर्किंग करते हैं। तो टैक्सेबल इनकम, या हम एक एक एडजस्टमेंट को भी देखते जाएंगे और अकॉर्डिंगली टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल लॉस जो भी बन रहा होगा इसे अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर करते जाएंगे। हमारे पास सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर अवेलेबल है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंड आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट वाज 350 मिलियन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 350 मिलियन। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं, इनको भी अकाउंट फॉर करते जाते हैं और साथ साथ अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हमें पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने पेंशन प्लान के हवाले से डेटा दिया है। साल के शुरू में प्लान एसेट्स, साल के शुरू और आखिर में प्लान एसेट्स का नंबर, साल के शुरू और आखिर में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का नंबर, करंट सर्विस कॉस्ट कंट्रीब्यूशन और पेंशन पेड का नंबर। तो हमारे पास अगर हम एक वर्किंग बनाए, वर्किंग 1 दैट इज पेंशन प्लान, हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्लान एसेट, और ये आ जाएगा हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट। एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का नंबर था 325 और प्लान एसेट का नंबर था 275। फिर सबसे पहले हमने ओपनिंग एसेट और ओपनिंग ऑब्लिगेशन के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू किया होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। इंटरेस्ट का रेट इन्होंने सवाल में दिया था 12%। हमने ड्यूरिंग द ईयर करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड किया होगा। हमने ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन किया होगा। हमने बेनिफिट पे किए होंगे। हमारे पास एक्चुरियल गेन और लॉस आएगा एज अ बैलेंसिंग नंबर, और हमारे पास एट एंड ऑफ द ईयर के नंबर्स बन जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग ऑब्लिगेशन और ओपनिंग एसेट है इसके ऊपर हमारे पास 12% का मार्कअप चार्ज हुआ होगा। तो ओपनिंग ऑब्लिगेशन पे 12%, ओपनिंग प्लान एसेट पे 12%। फिर हमने करंट सर्विस कॉस्ट बियर की है दैट इज 363, तो 63 से हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई होगी। फिर हमने कंट्रीब्यूशन पे किया 49, तो जितना कंट्रीब्यूशन पे किया होगा उतने से हमारे प्लान एसेट्स बढ़ गए होंगे। फिर हमने पेंशन या बेनिफिट पे किया 33, तो जितने से बेनिफिट पे किया उतने से हमारी ऑब्लिगेशन भी कम हो गई होगी, उतने से हमारे प्लान एसेट्स भी कम हो गए होंगे। और साल के आखिर में हमारे पास जो ऑब्लिगेशन का नंबर है वो है 315 और एसेट का नंबर है
ऑब्लिगेशन का नंबर है हमारे पास, सॉरी ऑब्लिगेशन का नंबर है 360 और प्लान एसेट का नंबर है साल के आखिर में 315। तो बैलेंसिंग नंबर जो है मैं एक्चुअल गेन लॉस का कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमारे पास ऑब्लिगेशन पे 35 का गेन आ रहा है और प्लान एसेट्स पे हमारे पास 9 रुपए का लॉस आ रहा है। ये बन रहा है हमारे पास 360 और ये बन रहा है हमारे पास 315। अब अगर इनके नेट इम्पैक्ट देखें तो ऑब्लिगेशन में से एसेट का नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट नंबर्स आ जाएंगे। इन सारी चीज़ों की मैं जनरल एंट्री बना लेता हूँ ताकि हमारे पास हमें थोड़ा बेहतर समझ आएगा कि हमने किस तरीके से अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट किया और टैक्स में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी होगी। तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया होगा जो कि P&L में रिकॉर्ड हुआ होगा 6 रुपए का, और हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट क्रेडिट किया होगा 6 रुपए से। फिर हमने करंट सर्विस कॉस्ट एक्रू की होगी, तो करंट सर्विस कॉस्ट P&L में रिकॉर्ड किया होगा 63 और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हमारी बढ़ गई होगी 63 से। इसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन पे किया है, तो हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट या प्लान एसेट डेबिट हुआ होगा और हमारे पास से कैश क्रेडिट हुआ होगा, दैट इज 49 और 49। हमने 33 की बेनिफिट पे किया, तो जितने हमने बेनिफिट पे किए उतने से प्लान एसेट्स कम हो जाएंगे, उतने से ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी, तो एंट्रीज की कुछ नहीं बन रही होगी क्योंकि 33 से लायबिलिटी भी कम हो रही है, 33 से एसेट भी कम हो रहा है और 25 रुपए का हमारी ओवरऑल लायबिलिटी कम हो रही है। तो यानी कि हमें बेसिकली यहाँ पर एक्चुअल गेन हो रहा है। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डेबिट एक्चुअल गेन जो कि OCI में रिकॉर्ड होगा, दैट इज 45। मैं चाहूं तो ऑब्लिगेशन की अलग एंट्रीज बनाऊं और प्लान एसेट की अलग एंट्रीज बनाऊं, इस तरीके से भी मैनेज कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे इन सब की नेट एंट्रीज बनाई है। अब इन्होंने सवाल में हमसे कहा था कि अंदर टैक्स लॉ कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज अलाउड एज एक्सपेंस, कि टैक्स वाले जो कंट्रीब्यूशन हमने फंड को पे किया है वो एज अ एक्सपेंस अलाउ करेंगे। तो हमारे पास जो चीजें अकाउंट्स में एज एक्सपेंस रिकॉर्ड हुई है उसे हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नेट, 6 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करा है, ये हम ऐड कर देते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट हम ऐड कर देते हैं, दैट इज 63 और हमने जो कंट्रीब्यूशन पे किया दैट इज 49, ये हम टैक्स वाले अलाउ कर देंगे, तो लेस कंट्रीब्यूशन दैट इज 49। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 से पर्टेनिंग, सॉरी पेंशन प्लान वाली एडजस्टमेंट से पर्टेनिंग जो हमारी करंट टैक्स की वर्किंग में इंपैक्ट आना था वो हमने सारा इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि ऑलरेडी PBT में लेस हुआ हुआ उसे अनडू करने के लिए ऐड कर दिया। करंट सर्विस कॉस्ट जो कि ऑलरेडी PBT में लेस हुआ हुआ उसे अनडू करने के लिए ऐड कर दिया। कंट्रीब्यूशन जो कि अकाउंट्स में एक्सपेंस नहीं है लेकिन टैक्स वालों के लिए एक्सपेंस है, तो हमने इसे लेस कर दिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3। On 1st July 2019, company obtained a loan of 2 million at 1.5% per annum, which is entirely used to acquire a license from a multinational company on the same date. The loan was repaid on 30 June 2020. However, interest on the loan was paid semi-annually. Company estimated the useful life of license to be indefinite, and the exchange rate per USD on the various dates are as follow. 1 जुलाई 19, 31 दिसंबर 2019 और 30 जून 2020 में हमें एक्सचेंज रेट गिवन था। टैक्स वाले फॉरेन करेंसी लोन पे जो हमारा एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा था उसे एसेट की वैल्यू में कैपिटलाइज कर रहे थे। 10% डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, 10% अमोर्टाइजेशन अलाउ होगा WDV मेथड के तहत अकाउंट्स में, और सॉरी टैक्स में 10% अमोर्टाइजेशन अलाउ होगा WDV मेथड के तहत, और टैक्स वाला फुल ईयर अमोर्टाइजेशन अलाउ करेगा इन द ईयर ऑफ परचेज। तो हम वर्किंग 2 पर आते हैं। वर्किंग 2 पर्टेन करती है हमारी लाइसेंस से। अब देखिए सबसे पहले तो अकाउंट्स में क्या हुआ होगा उसको देख लेते हैं और फिर टैक्स की वर्किंग पे देख लेते हैं। अकाउंटिंग बुक्स में आपने 1 जुलाई 2019 पे एक एसेट कैपिटलाइज किया होगा कितने का, $2 मिलियन और 145 का रेट। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 145, 2 into 145। अब अकाउंट्स में तो इसकी लाइफ इनडेफिनिट है, तो अकाउंट्स में तो ये अमोर्टाइज नहीं हुआ होगा। इसकी 31 दिसंबर 2020 पे कैरिंग अमाउंट भी 290 आ रही होगी, सॉरी 31 दिसंबर 2019 पे, और 31 दिसंबर 2020 पे भी इसकी कैरिंग अमाउंट
290 ही आ रही होगी। अकाउंट्स में इसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो खैर इंटरेस्ट एक्सपेंस के हवाले से कोई हमारे पास टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितना अकाउंट्स में इंटरेस्ट है उतना ही टैक्स में भी इंटरेस्ट है, तो वो तो सेम नेचर का एक्सपेंस है, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक्सचेंज गिन और उसको देखना चाहिए कि हमने अकाउंट्स में कितना एक्सचेंज गिन और लॉस रिकॉर्ड किया होगा। अब देखें 1 जुलाई 2019 पे जो हमारा लोन था वो कितना था, 2 मिलियन, और उस वक्त एक्सचेंज रेट था 145 का। तो हमने लोन इनिशियली रिकॉग्नाइज किया होगा 2 मिलियन इंटू 145 यानी कि 290 का। 31 दिसंबर 2019 तक हमने इसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट एक्सचेंज गिन और लॉस रिकॉर्ड किया होगा। अब 31 दिसंबर पे जो इसकी कैरिंग अमाउंट वर्कआउट होगी वो कैसे वर्कआउट होगी, सर 2 मिलियन का लोन है और 31 दिसंबर 19 पे जो एक्सचेंज रेट है वो 150 हो गया है, तो 2 मिलियन इंटू 150 ये बन जाएगा हमारे पास 300, यानी कि हमें एक्सचेंज लॉस हुआ है जो कि हमने पीएनएल में रिकॉर्ड किया होगा। बीइंग मॉनेटरी आइटम, लोन हमारा मॉनेटरी आइटम है, तो इसमें जो भी एक्सचेंज की लॉस आएगा वो आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा 10 का। फिर हमारे पास 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 तो नहीं, बेसिकली ये लोन 30 जून 2020 पे रिपे हो गया, तो 30 जून 2020 पे जब रिपे हुआ होगा तो इसकी कैरिंग अमाउंट एक अपडेटेड एक्सचेंज रेट से निकाली गई होगी, दैट्स 160। तो 2 मिलियन इंटू 160 320, यानी कि पेमेंट हुई होगी 320 की। तो हमारे पास इस साल भी एक एक्सचेंज लॉस आया होगा 20 मिलियन का। ये बेसिकली एक्सचेंज लॉस है हमारा 2019 का, और ये हमारा एक्सचेंज लॉस है 2020 का। अकाउंट्स में 20 रुपए का एक्सचेंज लॉस इस साल रिकॉर्ड हुआ है, पिछले साल 10 रुपए का रिकॉर्ड हुआ था, और अकाउंट्स में अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ, रीजन बीइंग कि इसकी लाइफ इंडेफिनिट है। टैक्स की बुक्स में क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। सिर्फ टैक्स की बुक्स में ये एसेट 1 जुलाई 2019 पे कैपिटलाइज हुआ होगा 2 मिलियन इंटू 145 यानी कि 290 पे। अब हुआ ये होगा कि 2019 में जो हमें एक्सचेंज लॉस आया 10 रुपए का, इससे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो मैं एक्सचेंज लॉस पीएनएल की जगह इसको हमने कर दिया होगा कैपिटलाइज्ड। कितना सर, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 10। तो हमारे पास जो एसेट की वैल्यू बनी होगी फॉर द पर्पस ऑफ अमोर्टाइजेशन इन 2019 वो बनी होगी 300। टैक्स वाले अमोर्टाइजेशन हमें अलाउ कर रहे थे 10% डब्ल्यूडीपी मेथड, और फुल ईयर अमोर्टाइजेशन द ईयर ऑफ परचेज, यानी कि जो अमोर्टाइजेशन अलाउ हुआ होगा वो अलाउ हुआ होगा 10% पे। तो 10% के हिसाब से पिछले साल जो अमोर्टाइजेशन क्लेम हुआ होगा दैट इज 300 का 10% 30। फिर हमारे पास बेसिकली 31 दिसंबर 2019 पे एक टैक्स डब्ल्यूडीपी आ गई होगी, दैट इज 270। फिर हमने करंट पीरियड में एक्सचेंज लॉस दोबारा कैपिटलाइज किया होगा, और करंट पीरियड का जो एक्सचेंज लॉस बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 20। तो हमारे पास एक रिवाइज कॉस्ट आई होगी दैट इज 290। फिर हमने दोबारा इस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज किया होगा 10% से, तो हो जाएगा हमारे पास 290 का 10%, दैट इज 290 का 10% 29, और मैं इसे नेगेटिव में दिखा देता हूं। तो हमारे पास जो बेसिकली टैक्स डब्ल्यूडीपी बनी होगी 31 दिसंबर 2020 पे वो बनी होगी 290 माइनस 29 261। अब देखें अकाउंट्स में क्या हुआ, ये सारा कुछ मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, टैक्स में क्या हुआ ये सारा कुछ मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं यानी कि 2020 की बात करूं, तो 2020 में अकाउंट्स में कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हुआ, लेकिन 2020 में अकाउंट्स में एक एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड हुआ है जिसे मुझे अनडू करना है। तो हम कर देते हैं ऐड एक्सचेंज लॉस टू बी कैपिटलाइज्ड। अब एक्सचेंज लॉस 350 के नंबर में ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ, तो इसको अनडू करने के लिए मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज 20। लिंक कर देते हैं इसे कि 2020 में जो हमारा एक्सचेंज लॉस है वो कितना है 20, और टैक्स वाले हमें अमोर्टाइजेशन अलाउ करेंगे, तो टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं। जो हमारे पास टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस होगा 2020 का वो है हमारे पास
20। अच्छा यहाँ में से सॉरी 29 2020 में जो हमारी अमोर्टाइजेशन आया होगा दैट इज 29। तो हमने एक्सचेंज लॉस जो कि अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट हुआ है, टैक्स वाले से कैपिटलाइज करने का कह रहा है तो इसे अंडू कर दिया और टैक्स अमोर्टाइजेशन हमारी बन रही है 29 की। इसके बाद हम अपनी अगली एडजस्टमेंट पर आते हैं। अगली एडजस्टमेंट हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 4। 1 जनवरी 2020 पे एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस थी 150-120 की। 1 सितंबर 2020 पे आपने इसको IFRS 5 में क्लासिफाई किया तो इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी वो थी 140 माइनस 10। 31 दिसंबर 2020 पे इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी वो थी 144 माइनस 9। और अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 12% और टैक्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20%। तो ये बेसिकली हमारे पास IFRS 5 की एक एडजस्टमेंट है। वर्किंग 3 that pertains to IFRS 5। देखिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग बुक्स की बात करते हैं। अकाउंट्स की बुक्स में 1 जनवरी 2020 पे जो इसकी कैरिंग अमाउंट थी दैट इज 150। फिर हमने इसको रिक्लासिफाई किया 1 सितंबर पे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हमने इस पे 8 महीनों का अमोर्टाइजेशन चार्ज, आज 8 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। किस रेट पे? अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे 12% पे, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12%। और ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ये सिर्फ 8 महीनों का चार्ज होगा क्योंकि हमने 1 सितंबर पे इसको रिक्लासिफाई करके IFRS 5 में ले गए। तो 150 इंटू 12% इंटू 8/12 ये बनता है हमारे पास 12। तो अमोर्टाइजेशन चार्ज करने के बाद जो हमारी कैरिंग वैल्यू बनेगी वो बनेगी 138। ये हमारे पास आ गया कैरिंग अमाउंट 1 सितंबर 2020। फिर हम इसको IFRS 5 में ले गए तो IFRS 5 के तहत इस वक्त इसकी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी वो थी हमारे पास 140 माइनस 10। 140 माइनस 10 ये 1 सितंबर 2020 पे ही फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल है दैट इज 130। और 130 की वैल्यू अगर मैं इसको लेकर आऊंगा तो हमें इसके ऊपर 8 रुपए का बेसिकली इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमने एट द टाइम ऑफ रिक्लासिफिकेशन इस पे इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया होगा, P&L में रिकॉर्ड किया होगा 8 रुपए का। फिर ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2020 पे जो इसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल है वो है 144 और 9, तो ये हो जाएगा 144 और 9। अब देखिए मैं इम्पेयरमेंट रिवर्स तो कर सकता हूँ लेकिन इम्पेयरमेंट में मैक्सिमम कितनी रिवर्स करूंगा? सर हम इम्पेयरमेंट मैक्सिमम उतनी ही रिवर्स करेंगे जितनी हमने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है। तो हमने 8 रुपए की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है तो हम 8 रुपए तक की इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हैं और यहाँ सिर्फ 5 रुपए की रिवर्सल पॉसिबल है, या मतलब यहाँ सिर्फ 5 रुपए की रिवर्सल बन रही है तो हम सारी की सारी इम्पेयरमेंट को रिवर्स भी कर देंगे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो कि अगेन P&L में रिकॉर्ड हुआ होगा 5 रुपए का। यानी कि नेट अगर मैं 8 रुपए की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 5 रुपए से रिवर्सल रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने जो नेट इम्पेयरमेंट हमारे साल में रिकॉर्ड की है वो कितनी की है? 3 रुपए की। तो डेप्रिसिएशन आया शुरू के 8 महीनों का और फिर 3 रुपए की इफेक्टिवली इम्पेयरमेंट आई। ये सारा काम हमने अकाउंट्स की बुक्स में किया होगा। टैक्स की बुक्स में क्या होगा? 1 जनवरी 2020 पे जो इसकी टैक्स WDV थी वो थी हमारे पास 120। टैक्स वाला तो इसको सिर्फ डेप्रिशिएट कर रहा है 20% WDV मेथड के तहत, तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 20% और 120 का 20% बन जाता है 24। तो हमारे पास 31 दिसंबर 2020 पे इसकी WDV आ जाएगी 96। अब हमारे पास करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होगा कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अंडू कर देंगे, अकाउंटिंग इम्पेयरमेंट को अंडू कर देंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो मैं ऐड कर देता हूं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दैट इज
12 हम ऐड कर देते हैं इम्पेयरमेंट, और इम्पेयरमेंट के आगे मैं लिख देता हूँ नेट। नेट इसलिए क्योंकि 8 रुपए की इम्पेयरमेंट थी और 5 रुपए का रिवर्सल था, तो जो नेट इम्पेयरमेंट है वो आपकी 3 रुपए की बनेगी। 8 रुपए की इम्पेयरमेंट माइनस 5, तो नेट जो इम्पेयरमेंट बनी वो बनी हमारे पास 3 रुपए की, और इसे लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन को जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दैट इज 24। तो ये हमारी IFRS 5 वाली एडजस्टमेंट से पड़ेंगे, जितनी टैक्सेबल इनकम की वर्किंग में एडजस्टमेंट थी उसको भी हमने अकाउंट फॉर कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 5। On 1st July 19, company acquired an investment property for 100 million. The fair value of the property on 31 December 2019 and 20 was 115 and 125 million respectively. And company followed fair value model. Tax authority allowed 10% depreciation per annum and full year depreciation is allowed in the year of purchase. तो जो हमारी अगली एडजस्टमेंट है वो है वर्किंग फॉर, जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग है। सबसे पहले अगेन हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की बुक्स में क्या हुआ है। सर अकाउंट्स की बुक में हमने इसे परचेज करा 1 जुलाई 2019 पे, फिर 31 दिसंबर 2019 पे इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, 31 दिसंबर 2020 पे इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। ये बेसिकली हमारी कॉस्ट है, ये फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू। तो हमने इसको परचेज करा था 100 मिलियन का। पहले साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू हो गई है 115 और दूसरे साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू हो गई है 125, यानी कि हमने दोनों साल कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड किया, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो फेयर वैल्यू का गेन है वो हमारा P&L में रिकॉर्ड हुआ होगा। तो 115 माइनस 100 और इसी तरीके से आ जाएगा 10। तो अकाउंट में बेसिकली पिछले साल 15 रुपए का और इस साल 10 रुपए का फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड हुआ है। टैक्स की बुक्स में क्या होगा कि सर टैक्स की बुक्स में ये डेप्रिशिएट हुआ होगा। टैक्स की बुक्स में इसकी कॉस्ट आई होगी और दोनों सालों में कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। कॉस्ट तो इसकी आएगी 100 मिलियन। अब टैक्स वाला फुल ईयर पॉलिसी को फॉलो कर रहा है तो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट है हमारे पास 10%। ये हमारे पास टैक्स डेबिलिटी भी साल के स्टार्ट में, ये हमारे पास टैक्स डेबिलिटी भी साल के आखिर में। अब 10% अगर इसे डेप्रिशिएट करें, पिछले साल 10 रुपए का और इस साल का डेप्रिसिएशन बनेगा हमारे पास 90, तो हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू बनेगी वो बनेगी 81। 100 का हमने परचेज करा, 10% के हिसाब से पिछले साल डेप्रिशिएट किया होगा तो साल के शुरू में डब्ल्यूटी वैल्यू होगी 90, फिर 10% के हिसाब से इस साल डेप्रिशिएट किया तो साल के आखिर में वैल्यू आ गई इसकी 81। अब हमने अकाउंट की फेयर वैल्यू की गेन को अंडू करना है और टैक्स डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करना है। हम अपने पास ऐड कर देते हैं फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सॉरी फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो इसको अंडू करने के लिए हम लेस करेंगे। तो ये बनता है हमारे पास करंट ईयर में 10 रुपए। इसे मैं नेगेटिव में कर देता हूं क्योंकि मुझे लेस करना है, और टैक्स डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। ये हमारे पास बन रहा है 9 रुपए। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 6 कि पिछले साल के आखिर में या करंट ईयर के स्टार्ट में जो हमारे टैक्सेबल डिफरेंस थे वो 35 के थे और इस साल के आखिर में जो हमारे टैक्सेबल डिफरेंस है वो 19 के, यानी कि हमारे पास बेसिकली डिक्रीज इन टैक्सेबल डिफरेंसेस आया है। कितना? 35 माइनस 19, 35 माइनस 19। तो जितना टैक्सेबल डिफरेंस इस साल कम हुआ है वो बेसिकली हमारी इनकम में, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। तो 35 माइनस 19, 16 रुपए हम इस साल की टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देते हैं। तो इन सब का टोटल हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, क्या आ गई हमारे पास 349। दिस इज टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम के बाद हम करंट टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, करंट टैक्स किस रेट पे कैलकुलेट करेंगे? जो करंट ईयर का रेट है वो 30% है, वो हमारे साल में ही इनेक्ट हो गया। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल इवेंट है। अगर ये सब्सिक्वेंटली 31 दिसंबर 2020 के बाद इनेक्ट हुआ होता तो फिर हम इसकी एडजस्टमेंट ना लेते, ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाता। लेकिन चूंकि तो हमारे साल में ही रेट चेंज हो गया है तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल इवेंट है। 30% पे हम करंट टैक्स रिकॉर्ड करेंगे। 30% के हिसाब से हमारे पास करंट टैक्स आ जाएगा
तो यहाँ तक हमने सवाल का एक पार्ट कर लिया कि हमने करंट टैक्स की वर्किंग फाइनल कर ली है। अब इसके बाद आते हैं हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग पे। अब हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हैं। इस वर्किंग को मैं करंट टैक्स का नाम देता हूँ। डेफर्ड टैक्स जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमने 2 डेट्स पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एज एट 1 जनवरी 2020 के साल के शुरू में कितना डेफर्ड टैक्स था। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के लिए हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास कैरिंग वैल्यू लेते हैं, फिर हम अपने पास टैक्स बेस माइनस करते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर है तो ये हमारे पास टैक्सेबल डेफर्ड डिफरेंस, और अगर नेगेटिव आंसर है तो हमारे पास ये टेम्पररी डिडक्टेबल डिफरेंस बन जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक पेंशन प्लान था। पेंशन प्लान की कैरिंग वैल्यू जो कि लायबिलिटी है, तो साल के शुरू में नेगेटिव की कैरिंग वैल्यू, इसकी टैक्स बेस 0, ये हो जाएगा कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस, तो टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस की साल के शुरू में जो कैरिंग वैल्यू है दैट इज 290, और लाइसेंस की जो साल के शुरू में टैक्स डब्ल्यूडी है दैट इज 270। फिर नेक्स्ट हमारे पास IFRS 5 का एसेट हेल्ड फॉर सेल। साल के शुरू में तो ये एक नॉर्मल एसेट था, और साल के शुरू में इसकी कैरिंग वैल्यू थी 150, और साल के शुरू में जो इसकी टैक्स बेस थी दैट इज 120। फिर अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की साल के शुरू में जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू थी दैट इज 31 दिसंबर 2009 पे इसको हमने फेयर वैल्यू पे कैरी किया था 115, और साल के शुरू में जो इसकी टैक्स बेस थी दैट इज 90। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बाद अदर टैक्सेबल डिफरेंसेस थे साल के शुरू में 35 के। तो हमारे पास साल के शुरू में जो टोटल टैक्सेबल डिफरेंसेस बन रहे थे वो बन रहे थे 60, और 60 के ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बेसिकली रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि टैक्सेबल डिफरेंस है, और पिछले साल जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई होगी 32% के रेट से, तो 60 का 32%, यानी कि साल के शुरू में हमारे पास जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नंबर था दैट इज 19.2। अब इसी तरह की एक वर्किंग बनेगी हमारे पास साल के आखिर में, यानी कि 31 दिसंबर 2020 पे। अब हम वर्किंग जो बनाने लगे दैट इज 31 दिसंबर 2020, और 31 दिसंबर 2020 पे जो हमारे पास लायबिलिटी कैलकुलेट होगी वो 32% से नहीं बल्कि 30% से कैलकुलेट होगी। सबसे पहले पेंशन प्लान की अगर मैं बात करूं तो पेंशन प्लान का साल के आखिर में जो हमारा नंबर था नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का दैट इज 45, और चूंकि लायबिलिटी तो मैं से नेगेटिव में शो कर रहा हूँ, टैक्स बेस इसकी 0 हो जाएगी। लाइसेंस की हमारे पास साल के आखिर में जो कैरिंग वैल्यू थी वो 290 ही थी, टैक्स बेस जो है इसकी 261। एसेट हेल्ड फॉर सेल साल के आखिर में जो इसकी वैल्यू थी दैट इज 135, और टैक्स बेस जो थी इसकी 96। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी साल के आखिर में वैल्यू है इसकी 125, और टैक्स बेस है इसकी 81, और जो हमारे अदर टैक्सेबल डिफरेंसेस थे वो 35 साल के स्टार्ट में थे, साल के आखिर में 35 से कम होकर 19 रह गए थे। तो साल के आखिर में जो हमारे पास टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 86 का, और इस पे 30% से हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 25.8। तो यानी कि हमारे पास बेसिकली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा इस साल दैट इज 25.8 माइनस 19.2, यानी कि 6.6 का टोटल आपका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है।
अब देखिए इस सवाल में जितनी सारी एडजस्टमेंट थी ना, सारा का सारा जो टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंसेस के दरमियान अपने डेफर्ड टैक्सेस वगैरह रिकॉर्ड करने, सारी की सारी चीजें पीएनएल में ही अकाउंट फॉर हो रही थी, तो सारा का सारा डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट हमारा पीएनएल में ही रिकॉर्ड हुआ होगा, सिवाय एक के, जो हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पे हमारे पास जो एक्चुअल लॉस आ रहा था 25 का, मैंने इसे गलत लिंक किया था, ये 25 है। जो हमारे पास एक्चुअल लॉस नहीं, एक्चुअल गेन आ रहा था 25 का, ये एक्चुअल गेन हमारे बेसिकली क्या कहते हैं ओसीआई में रिकॉर्ड हुआ है। तो सिर्फ इस एक एडजस्टमेंट का जो डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट है वो हमारा ओसीआई में रिकॉर्ड हुआ होगा, बाकी सारे डेफर्ड टैक्स के इंपैक्ट हमारे पीएनएल में ही रिकॉर्ड हुए होंगे। तो हमारे पास 25 का एक्चुअल गेन है, हमारी ऑब्लिगेशन कम हुई है, तो एक्चुअल गेन है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही बना होगा। तो 25 यानी कि अगर मैं डेफर्ड टैक्स को ब्रेक करूं कि कितना डेफर्ड टैक्स आपका ओसीआई से रिकॉर्ड हुआ होगा और कितना डेफर्ड टैक्स आपका पीएनएल से रिकॉर्ड हुआ होगा, तो हमारे पास जो 25 का 30% है ये हमारा ओसीआई से रिकॉर्ड हुआ होगा। 25 इंटू 30%, 7.5 हमारा ओसीआई से रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि बेसिकली पीएनएल में हमारे पास इनकम आई है दैट इज 0.9 की। तो टोटल नेट हमारे पास 6.6 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है, और जिसमें से 7.5 की डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ओसीआई में और पीएनएल में 0.9 की डेफर्ड टैक्स इनकम आई होगी। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो हमारे पास जनरल एंट्री बनी होगी इसकी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ओसीआई 7.5, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6.6 और डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल दैट इज 0.9, यानी कि टोटल हमें 6.6 से डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, जिसमें से 7.5 ओसीआई में एक्सपेंस और 0.9 की डेफर्ड टैक्स इनकम पीएनएल में। तो ये हमने सारी कैलकुलेशंस वगैरह कर ली। अब हमने सवाल की रिक्वायरमेंट पे आना है, जिसमें सवाल की रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमसे कहा कि हमें करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टैक्सेशन का एक नोट बनाना है और डेफर्ड टैक्सेशन का एक नोट बनाना है। तो कोई भी नोट नंबर दे दें, जैसे लेट्स से नोट नंबर 19 टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में हमारे पास करंट टैक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 104.7, और इसमें डेफर्ड टैक्स सिर्फ वही आएगा जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है, और पीएनएल में 0.9 की इनकम रिकॉर्ड हुई है। तो चूंकि इनकम है तो इसे मैं नेगेटिव शो कर देता हूं। तो हमारे पास जो टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर बना दैट इज 103.8। इसके लिए हमें एक रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी, 19.1 रिकंसिलिएशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड टैक्स ऑन पीबीटी। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर लेंगे इसके लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर हमारे पास सवाल में गिवन था, दैट इज 350। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 30% के हिसाब से हमारा टैक्स बन रहा है 105, और हमारे पास जो टैक्स एक्सपेंस का नंबर है दैट इज 103.8। अब हमने देखना है कि कौन से हमारे पास रिकंसिलिंग आइटम थे। तो इस सवाल में हमारे पास कोई भी परमानेंट डिफरेंस तो नहीं है, सारे के सारे डिफरेंस टेम्परेरी डिफरेंसेस थे, तो कोई परमानेंट डिफरेंस का लाइन आइटम नहीं है। इस सवाल में हमारे पास कोई लो रेट इनकम वगैरह भी नहीं है, तो कोई लो रेट वगैरह इनकम की भी एडजस्टमेंट नहीं है। एक हमारे पास एडजस्टमेंट है रेट एडजस्टमेंट। हमारे पास साल के शुरू में अगर आप देखें तो साल के शुरू में आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी 19.2 जो कि 32% पे थी, और करंट ईयर में ये 30% रेट चेंज हो रहा है, तो मैं ओपनिंग लायबिलिटी को 32% से 30% पे लाना होगा। तो मैं इसको किस तरह से प्रेजेंट करूंगा कि 19.2 की जो लायबिलिटी है वो 32 पे रिकॉर्डेड है, तो इसको 2% से एडजस्ट करना है, यानी कि 32 को 19.2 डिवाइड बाय 32% मल्टीप्लाई बाय 2%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 32। तो ये हमारे पास देख लेते हैं कि रिकंसाइल कर रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है टैक्स एक्सपेंस हमारा रिकंसाइल कर गया। तो यहां तक हमारा टैक्सेशन का नोट कंप्लीट हुआ जाता है। मैंने करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स प्लॉट किया, टैक्स एक्सपेंस आ गया, और फिर एक रिकंसिलिएशन बना दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस के दरमियान। इसके बाद अब हमने डेफर्ड टैक्स का नोट बनाना है। डेफर्ड टैक्स का नोट भी देख लेते हैं। नोट नंबर कोई भी अज्यूम कर लें, नोट नंबर लेट्स से 29
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नोट किस तरह से बन रहा होगा हमारे पास, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज फॉर द ईयर में भी कुछ चीजें पीएनएल में जाएगी, कुछ चीजें हमारे पास ओसीए में जाएगी, और हमारे पास क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अच्छा, मैं इस नोट में ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को पॉजिटिव दिखा दूंगा, डेफर्ड टैक्स एसेट अगर बन रहा है तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आगे डेफर्ड टैक्स एसेट और क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आगे डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस सवाल में एक पेंशन प्लान था, एक हमारे पास लाइसेंस था, एक हमारे पास एसेट हेल्ड फॉर सेल था, एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, और कुछ हमारे पास अदर एडजस्टमेंट्स थी। तो सबसे पहले अगर मैं पेंशन की लायबिलिटी को देखो, अच्छा हमने इंडिविजुअल लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं की थी, हमने ओवरऑल लायबिलिटी कैलकुलेट की थी। तो चूंकि हमें नोट में इंडिविजुअल लायबिलिटी प्लॉट करनी, तो इसी के बराबर में मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट को कॉलम में बना लेता हूं। ओपनिंग लायबिलिटी हमने सारी कैलकुलेट की 32% से, और क्लोजिंग लायबिलिटी हमने सारी कैलकुलेट करनी है 30% से। तो चूंकि जिस सीक्वेंस में मैंने ऊपर वर्किंग की उसी सीक्वेंस में मैंने अपने नोट में प्लॉटिंग की है, तो ओपनिंग में हमारे पास ओपनिंग के सारे नंबर से मैं लिंक कर देता हूं इसे, क्लोजिंग में हमारे पास क्लोजिंग के सारे नंबर से लिंक कर देता हूं इसे मैं, और हमारे पास 6 ओसीआई में जो हमारे पास था वो 7.5 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। 7.5 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होने का मतलब है कि हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही थी, तो ये 7.5 पॉजिटिव शो होना चाहिए यहाँ पे। और अब बैलेंसिंग देख लेते हैं कि बैलेंसिंग पीएनएल में कितना आ रहा है, 13.5 माइनस 7.5 मैंने बाकी कोई और इम्पैक्ट हमारे पास ओसीएम में रिकॉर्ड नहीं होना। तो अगर ये हमारा नेट टाई करता है, क्योंकि हमने पीएनएल का नंबर कैलकुलेट करा था 0.9 की इनकम, इसका मतलब है कि हमारे नंबर सारे सही कैलकुलेट हुए हैं। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या करा है, मैंने पहले ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज को प्लॉट कर दिया, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया, प्लॉट कर दिया। मुझे पता था कि जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करा उसमें 7.5 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ओसीए से रिकॉर्ड होना है, और लायबिलिटी के लिए मैं एक तरीके से मूवमेंट बना रहा हूं, तो 7.5 मैंने यहाँ पॉजिटिव रखा और पीएनएल के सारे नंबर बैलेंसिंग रख दिए। तो इंडिविजुअल चीजों के ऊपर पीएनएल का इंपैक्ट कैलकुलेट हो गया, और उसका जो नेट इंपैक्ट है वो 0.9 की इनकम बन रही है, और हमने जो कैलकुलेट भी करा था वो हमारे पास 0.9 की पीएनएल में डेफर्ड टैक्स इनकम ही बन रही थी। तो ये हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का भी नोट रेडी हुआ जाता है। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। सुकून से तसल्ली से इस सोल्यूशन को आपने कॉपी करना है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।